इंडियन डिफेंस के बारे में पूरी जानकारी और नया अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल भारत डिफेंस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोस आपको देखने है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम राफेल एयरक्राफ्ट के F4 वर्जन के बारे में बात करेंगे और उसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कैसे हमारी अस्त्रा मिसाइल का इंफ्रारेड होमिंग वर्जन आने वाला है और इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कैसे चाइना का एक हेलीकॉप्टर हमारे एरिया में गिर गया है जिसके बारे में कुछ खबरें आ रही हैं, तो उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर ये आ रही है कि एक चाइना के हेलीकॉप्टर के बारे में ऐसी खबर है कि वो हमारे एरिया में गिर गया है, लद्दाख रीजन में वो हमारी साइड में गिर गया है। उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें 7 लोग सवार थे जो कि सभी मारे गए हैं। चाइना की ग्लोबल टाइम्स अखबार का एक स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ऐसा दावा किया है कि चाइना के हेलीकॉप्टर को भारत के एक EMP स्ट्राइक ने गिरा दिया है जिसमें 7 लोग मारे गए हैं। लेकिन इसके बारे में ऐसी रिपोर्ट है कि बाद में ये रिपोर्ट ग्लोबल टाइम्स ने अपनी वेबसाइट से हटा ली है, तो अभी हम नहीं कह सकते कि क्या ये रिपोर्ट सही है या नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमारे राफेल के F4 वेरिएंट में क्या नई खूबियां आने वाली हैं। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट के 3 बेसिक टाइप्स बनाए जाते हैं। एक है सिंगल सीट राफेल C वेरिएंट, एक है 2 सीट राफेल B वेरिएंट जिसमें एडिशनल वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है जो कि स्ट्राइक और रिकॉन्नेसेंस मिशंस में मदद करता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट का एक कैरियर बेस्ड सिंगल सीट राफेल M वेरिएंट है जिसमें एक अरेस्टर हुक है, एक री इन्फोर्स्ड लैंडिंग गियर है और बडी टू बडिंग रिफ्यूलिंग पॉड कैपेबिलिटी है। और इसके साथ ही राफेल एयरक्राफ्ट को अलग अलग लेवल्स में इवॉल्व किया गया है। इसका सबसे पहला लेवल था F1 वेरिएंट, इसके बाद इसका F2 वेरिएंट आया जिसमें F1 वेरिएंट से कुछ इंप्रूवमेंट्स थी, जिसके बाद F3 वेरिएंट आया और उसके बाद F3R वेरिएंट आया। हमने राफेल वेरिएंट के F3R वेरिएंट को खरीदा है। इसका एक F4 वेरिएंट नया आने वाला है जिसमें बहुत सारी नई कैपेबिलिटीज होने वाली हैं। इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा देश एडिशनल राफेल एयरक्राफ्ट इसीलिए नहीं खरीद रहा है क्योंकि हमारा देश चाहता है कि राफेल का F4 वेरिएंट आ जाए और उसी के ही हम ऑर्डर दें। राफेल एयरक्राफ्ट का F4 वेरिएंट एडिशनल नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज के साथ आएगा और इसमें डाटा लॉजिस्टिक्स भी होंगे जैसे कि F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में होते हैं। इन सभी कैपेबिलिटीज की मदद से राफेल एयरक्राफ्ट बैटलफील्ड की बहुत अच्छी पिक्चर बना सकेंगे, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर बना सकेंगे जिसमें वो अपने सभी सेंसर से मिले डाटा को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे जो कि एक सिक्योर नेटवर्क के ऊपर होगा और उसकी मदद से वो एक बैटलफील्ड पिक्चर बनाएंगे जिससे उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसके साथ ही वो अपने डेटा को नई सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना के साथ भी एक्सचेंज कर पाएंगे। इसके साथ ही पायलट्स को ज़्यादा इंप्रूव्ड हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस भी मिलेंगी और उसके साथ ही जो इस एयरक्राफ्ट का स्पेक्ट्रा डिफेंसिव सिस्टम होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है उसमें ज़्यादा पावरफुल जैमर्स और नई थ्रेट लाइब्रेरीज मिलेंगी जो कि इस एयरक्राफ्ट की नए थ्रेट्स को लेकर कैपेबिलिटीज को बढ़ा देंगी। इसके साथ ही डसॉल्ट इसमें बिग डेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के ऊपर काम कर रहा है जिससे इस एयरक्राफ्ट के लिए एक प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम बनाया जाएगा जो कि F-35 एयरक्राफ्ट के ALIS सिस्टम के जैसा ही होगा। ये सिस्टम इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से हम हमारे एयरक्राफ्ट की जो प्रिवेंटिव रिपेयर्स हैं उन्हें बहुत कम दाम में कर पाएंगे, यानी कि हम उन प्रॉब्लम्स को पहले ही ठीक कर पाएंगे और उनका पहले ही पता लगा पाएंगे जो कि हमारे एयरक्राफ्ट में आगे आ सकती हैं। ये सिस्टम उन सभी नई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा और हमें ऐसी कैपेबिलिटी देगा कि हम हमारे एयरक्राफ्ट में आगे जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन्हें हम पहले ही रिपेयर कर लें। और इसके साथ ही जो इस एयरक्राफ्ट का RBE-2 रडार है उसके हम एयर टू ग्राउंड मोड को भी इम्प्रूव करने वाले हैं और उसके साथ ही इसके M88 टर्बोफैन इंजन के डिजिटल कंप्यूटर्स को भी इम्प्रूव करने वाले हैं। इसमें हम एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम लगाएंगे जो कि इसके रिकॉन्नेसेंस और टारगेटिंग पॉड को ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। इसकी मदद से इसके टारगेटिंग पॉड और रिकॉन्नेसेंस सिस्टम्स इंफॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से एनालाइज कर पाएंगे और पायलट को दिखा पाएंगे। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में ज़्यादा नए वेपन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें मीका शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का एक इम्प्रूव्ड मॉडल लगाया जाएगा जिसकी रेंज के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 49 माइल्स की होगी। मीका मिसाइल को बिना किसी टारगेट के ऊपर लॉक किए बिना ही लॉन्च किया जा सकता है और उसके बाद इस मिसाइल को एक डाटा लिंक से रिमोटली गाइड किया जा सकता है और उसके बाद इस मिसाइल में लगे इंफ्रारेड होमिंग सेंसर्स दूसरे एयरक्राफ्ट से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक कर उसे एंगेज कर पाएंगे। इसमें एक AES रडार सीकर भी लगा होगा और ये मिसाइल अपने AES रडार सीकर और अपने इंफ्रारेड सीकर दोनों को इस्तेमाल कर पाएगी।
और इसमें एक वेक्टर थ्रस्ट मोटर भी होगी, जिससे ये मिसाइल बहुत तरह के टाइट मनूवर्स कर पाएगी। मिका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल में नए इंफ्रारेड मैट्रिक्स सेंसर्स लगाए जाएंगे जो कि इस मिसाइल की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ा देंगे और ये स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले में और अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। इसके साथ ही ये मिसाइल लंबी दूरी की रेंज के लिए एडिशनल फ्यूल कैरी कर पाएगी और इसके साथ ही इसके इंटरनल सेंसर्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को भी कम किया जाएगा। इसमें ड्यूल पल्स मोटर लगाई जाएगी जिसकी मदद से ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेस में भी एनर्जी मेंटेन कर पाएगी और इसका नो एस्केप जोन भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि राफेल एयरक्राफ्ट मीटियोर मिसाइल तो कैरी करते ही हैं, जो कि F4 वेरिएंट भी कैरी करेगा और इसके साथ ही इस नए वेरिएंट के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये नए AASM हैमर सिस्टम को भी कैरी करेगा, जो कि एक गाइडेंस किट है जो कि अमेरिका की JDAM बॉम्ब जैसी ही है। ये सिस्टम GPS, लेजर या इंफ्रारेड गाइडेंस के इस्तेमाल से प्रिसाइज स्ट्राइक्स कर सकता है। हैमर सिस्टम में एक रॉकेट मोटर भी लगी होती है जिसकी मदद से ये सिस्टम बहुत लंबी दूरी तक किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट को और ज़्यादा मॉडिफाई किया जाएगा और इसमें फ्रेंच स्काल्प EG स्टेल्थी सबसोनिक क्रूज मिसाइल की फ्यूचर अपग्रेड्स को कैरी करने के लिए भी मॉडिफिकेशंस की जाएंगी और इसके साथ ही इसमें सुपरसोनिक ASM-PA क्रूज मिसाइल को कैरी करने की कैपेबिलिटी भी होगी, जो कि एक 300 किलोटन के न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर पाएगी। ये मिसाइल फ्रांस की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसके बारे में ऐसी रिपोर्ट है कि ये 300 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है और इसके बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो इसका ASM-PA क्रूज मिसाइल वेरिएंट है वो 500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकता है। ये भी एक रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही इस मिसाइल के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि फ्रांस ने एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें एक नई AS4NG वेरिएंट को बनाया जाएगा, जो कि ASM-P मिसाइल का एक नया हाइपरसोनिक वेरिएंट होगा, जिससे इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 1000 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के बारे में अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक जो इसका AS4NG वेरिएंट होगा वो जहाँ तो हाइपर सुपरसोनिक होगा, यानी कि उसकी स्पीड जो होगी वो 3 मैक से ज़्यादा होगी और 4 मैक से लेकर 5 मैक तक होगी, और जहां इसका हाइपरसोनिक वेरिएंट डेवलप किया जाएगा जो कि 5 मैक से ज़्यादा रफ्तार वाला होगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ को इंक्रीज करने के ऊपर भी काम किया जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि इसका जो नया वेरिएंट आएगा जो कि F4 वेरिएंट होगा उसमें इसकी स्टेल्थ को भी इंक्रीज करने के ऊपर काम किया जाएगा। इसके साथ ही हमारी अस्त्रा मिसाइल के बारे में भी एक नई अपडेट आई है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अस्त्रा मिसाइल का इंफ्रारेड होमिंग वेरिएंट एक कम रेंज वाली मिसाइल होगी और इसके ट्रायल्स 2022 तक हो सकते हैं। अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का एक नया वेरिएंट डेवलप किया जा रहा है जिसमें एक पैसिव इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगाया जाएगा जिसके ट्रायल्स 2022 तक शुरू हो सकते हैं। अस्त्रा इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल में एक ड्यूल वेव बैंड पैसिव इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगाया जाएगा जो कि इस मिसाइल को टर्मिनल गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। इसमें एक स्मोकलेस सॉलिड प्रोपेलेंट का भी इस्तेमाल किया जाएगा और एक ज़्यादा हायर इम्पल्स मोटर का भी इस्तेमाल किया जाएगा जिससे इस मिसाइल की विद इन विजुअल कॉम्बैट में परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगी और ये कम रेंज के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। इस मिसाइल के बारे में ऐसी रिपोर्ट आई है कि इसकी मिनिमम रेंज 500 मीटर होगी और इसकी मैक्सिमम रेंज 60 किलोमीटर होगी, और क्योंकि इसके सीकर की ट्रैकिंग लिमिटेशन है जिसकी वजह से इंफ्रारेड मिसाइल की रेंज कम होती है। अस्त्रा इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मोड में भी काम कर पाएगी और इसका इंफ्रारेड सीकर जो होगा वो खुद से ही दूसरे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट भी कर पाएगा, ट्रैक भी कर पाएगा और लॉक भी कर पाएगा और उसे डिस्ट्रॉय भी कर पाएगा। अस्त्रा इंफ्रारेड मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के सभी एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है क्योंकि जो दूसरी मिसाइल होती हैं जो कि एक्टिव रडार होमिंग मिसाइल होती हैं उनके साथ एक लिमिटेशन होती है कि जो दूसरी कंपनीज के या दूसरे देशों के एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें जो विदेशी रडार होते हैं उनके साथ कई मिसाइलों को इंटीग्रेट करने की इजाज़त नहीं दी जाती है, लेकिन जो इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल होती हैं उन्हें हम किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके साथ ही DRDO एक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल डेवलप कर रहा है जो कि अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल है जिसमें ड्यूल पल्स प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया जाएगा जैसे कि चाइना की PL-15 मिसाइल में किया जाता है, और इसके साथ ही हम अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल डेवलप कर रहे हैं जो कि एयर ब्रीथिंग रैमजेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल करेगी। ये मिसाइल मीटियोर मिसाइल जैसी होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।